को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकेश है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत दिनों से विवादित चल रहा है, 3 बिल जो किसान के लिए आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल्ड वे में। पहले इस वीडियो में 3 चीज़ हम समझने का काम करेंगे। पहला चीज़, जो ये बिल है, तीनों बिल क्या है और तीनों बिल का विरोध क्यों हो रहा है, बीजेपी यानी कि सरकार क्या कह रही है, जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वो क्या कह रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात किसान क्या कह रहा है। उसके बाद दूसरे पार्ट पे हम चलेंगे और दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि जो भी एपिसोड यानी कि राज्यसभा में जो भी हुआ, राज्यसभा में जो माइक तोड़े गए या फिर अपोजिशन का क्लेम था कि उनका जो अधिकार है वो छीना गया, रूल तोड़ा गया, वो सब बात पे हम चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एमएसपी पे जो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है वो भी समझेंगे इस वीडियो में। और आखिरी में ये देखेंगे कि इस पूरे चर्चे में यानी कि उस पूरे विरोध आंदोलन में मीडिया कहाँ थी, मीडिया क्या कर रही थी। मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं। मैं उस टर्म का नहीं यूज़ करना चाहता था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि गोदी मीडिया आखिर क्यों कहते हैं उसको और उसका क्या रोल रहा है इस पूरे कहानी में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 बिल समझते हैं। पहला बिल, बहुत सरल भाषा में समझते हैं तीनों बिल को, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं, जो तकनीकी टर्म्स वगैरह उससे बचने का प्रयास करते हैं। जो पहला बिल है वो ये कहता है कि जो मंडी है, यानी कि मान लीजिए जो किसान है वो अनाज उगाता है, उसके बाद मंडी जाता है। मंडी हो गया समझिए एक मार्केट, यानी कि हर जिला में एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मार्केट बना होता है, शायद आप लोग को नहीं मालूम हो। वहाँ पे जो अनाज होता है वो बिकता है, बोली लगता है, सरकार खरीदती है, एमएसपी का भी टर्म वहीं से डिराइव हुआ है एक तरीके से। तो बिल ये कहता है कि अब जो है किसान को कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि कोई बाध्य नहीं है, किसान जरूरी नहीं है कि वहीं बेचे, चाहे तो वहाँ बेचे, मना नहीं किया गया है, सरकार का ये कहना है। और बिल में भी ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर वो चाहे मंडी के बाहर बेचना तो मंडी के बाहर भी बेच सकती है। अब बात करते हैं इस पे सरकार का क्या कहना है। सरकार का 2 बात है कि पहला कि 1 नेशन 1 मार्केट, यानी कि यहाँ का किसान जहाँ भी चाहे, अगर मैं बिहार में हूँ, यहाँ पे कोई खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, वो अपने अनाज को जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है और बेहतर दाम के लिए बेच सकता है और बेहतर दाम खरीद पे उसको कमा सकता है पैसे। सरकार दूसरी बात ये कह रही है कि 6 से 7% टैक्स लगने का था प्रावधान, टैक्स लगता था मंडी में जब बेचता था किसान, और जब बाहर बेचेंगे किसान तो किसान को वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आपको इनकरेज कर रहा है एक तरीके से किसान को कि आप मंडी के बाहर बेच लीजिए, आप बेचिए, आपको अपना ज़्यादा मुनाफा को आप ऊपर कीजिए। अब बात करें अपोजिशन की, यानी कि विरोधी पार्टी की। विरोधी क्या कह रहे हैं? विरोधी का कहना है कि इसमें एमएसपी नहीं डाला गया है, यानी कि प्राइवेट लोगों को जब हम किसान बेचने जाएंगे मंडी से बाहर और जब बेचेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एमएसपी पे अनाज खरीदेंगे, एमएसपी से कम में भी खरीद सकता है, उस पर कोई इसको रोक टोक नहीं होगा। बात करें तो उनका ये भी कहना है कि धीरे धीरे क्या होगा, इवेंचुअली ये मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, एमएसपी भी खत्म हो जाएगी और किसान बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ऐसा उनका आरोप है। सेकेंड बिल की बात करें तो दूसरी बिल ये बहुत आसान भाषा में ये कहती है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी जैसे कोई ज़मीन होता है लीज पे हम साइन करके देते हैं यूज़ करने के लिए, वैसे ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसान से साइन करेगी। और मतलब जैसे मान लीजिए मेरा 2 एकड़ का ज़मीन है, कोई कंपनी आया हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए, वो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि आपके 1 क्विंटल पे हम 1900 रुपया देंगे, जितना भी आप क्विंटल उगाते उतना हमें दोगे आप, या और भी कोई टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं वो। और कोर्ट में जाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और यही अपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। अपोजिशन का सबसे बड़ा विरोध इस बिल में यही है कि कोर्ट जाने का आप प्रावधान खत्म कैसे कर सकते हैं और किसान को आप छोड़ रहे हैं उन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में जो उनको लूट लेंगे। और उनका ये भी कहना है कि आप याद कीजिए, अपोजिशन ये भी कह रही है कि आप याद कीजिए कि पहले क्या हुआ था। कुछ दिन पहले ही आप लोग को शायद याद होगा कि कोई चिप्स की कंपनी थी, शायद लेस था मेरे ध्यान में, और जब उसी जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अगेंस्ट जब मध्य प्रदेश में या किस राज्य में, तो जब वो किसान कुछ अपने से आलू उगा रहे थे तो उन किसानों पर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का फाइन इम्पोज किया था। बाद में बहुत विरोध होने के बाद उन्होंने केस वापस ले लिया। अगर इस सिनेरियो में आप सोचिए, ये अपोजिशन का कहना है कि
कि अगर उनको आप कोर्ट जाने का अधिकार नहीं देंगे तो उनको जस्टिस सही तरीके से हो सकता है ना मिले। ये अपोजिशन का कहना है और सरकार का कहना भी मैं बता दिया आपको। अब बात करते हैं तीसरी बिल की। तीसरा बिल में उन्होंने कहा कि 6 क्रॉप्स को, यानी कि 6 अलग अलग क्रॉप्स को उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर रखने का काम किया। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है क्या? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट मतलब होता है कोई भी चीज को आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं गेहूं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है भी, उसमें है कि आप 100 क्विंटल से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब 100 क्विंटल लिमिट लगा दिया या 50 क्विंटल लिमिट लगा दिया, तो अगर आपके पास 50 क्विंटल से ज्यादा गेहूं है तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी और उसमें जेल का भी प्रावधान है और उसको आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। सारे नियम हैं। अब इसमें सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार का ये कहना है कि पहले क्या होता था कि किसान के पास बहुत सारा अनाज होता था, वो लेकिन बेच नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि लिमिटेशंस हैं, उसको खरीदने के लोगों के पास ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है। लेकिन हमने उसको हटा के क्या किया है कि वो जो बर्बाद हो जाता था ना, जिसके वजह से दाम कई बार मार्केट में बढ़ जाते थे, उससे दाम भी कम होगा मार्केट में, किसान का माल भी नहीं रुकेगा बिकने से, बर्बाद नहीं होगा। और अपोजिशन का ये कहना है जो इस बिल का मकसद है कालाबाजारी को रोकना, वो तेज हो जाएगा, कालाबाजारी तेज हो जाएगी। और एक तरीके से जब बहुत सारा अनाज ये प्राइवेट कंपनी स्टोर कर लेंगे तो इन पे दबदबा, यानी कि मार्केट पे जो दबदबा, प्राइस जो सेट होगा वो इनके द्वारा किया जाएगा और लोगों को इससे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब ये तो तीनों बिल के मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से सरकार का क्या स्टैंड था वो भी बताया और अपोजिशन का क्या कहना है वो भी बताया। अब बात करते हैं फार्मर्स की। दोस्तों, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे एपिसोड में कि ये समझना जरूरी है, ठीक है अपोजिशन भी आंदोलन कर रही है इस बिल के अगेंस्ट, वो ठीक है, लेकिन इस पूरे आंदोलन को अपोजिशन का समझना, किसान का नहीं, ये गलत बात है। क्यों मैं ये गलत इसलिए कह रहा हूं? क्योंकि ये जो भारत बंद भी बुलाया गया ये किसान के द्वारा बुलाया गया और जब ये आंदोलन चल रहा है इसमें 500 से अधिक किसान संगठनों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बंद बुलाया, उन्होंने धरना दिया, आंदोलन किया, रेल रोका अलग अलग जगह पर, और ये पूरे देश में की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन है, ना कि अपोजिशन। अपोजिशन ठीक है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन में अपोजिशन पार्टिसिपेट कर रही है, ना कि अपोजिशन के आंदोलन में किसान पार्टिसिपेट कर रही है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत सबसे जरूरी बात एमएसपी, जिसपे बहुत भ्रम है, बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि क्या होता है। मैं प्रयास करूंगा कि एमएसपी को मैं आपको बहुत संक्षेप में, मतलब बहुत समरीली उसको आपको बता पाऊं, बहुत आसान भाषा में। एमएसपी एमआरपी की तरह है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें एमआरपी में लिखा होता है अगर 20 रुपया, तो उसका क्या मतलब है कि कोई 21 में नहीं बेच सकता, एमआरपी से कम में बेच सकता है, 15 में बेच सकता है, 12 में बेच सकता है, कितना में बेच सकता है, लेकिन ज्यादा में नहीं बेच सकता है। दैट इज मैक्सिमम। एमएसपी क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस है। यानी कि अगर 1 क्विंटल गेहूं का एमएसपी सरकार सेट करती है 2000 रुपया, तो एमएसपी मतलब होता है कि हम 2000 से नीचे में वो नहीं खरीदेंगे। 2100 में खरीदें, 2200 में खरीदें, 2500 में खरीदें, ठीक है, लेकिन 2000 से नीचे में हम नहीं खरीदने वाला है। अपर लिमिट कोई सेट नहीं है, लेकिन लोअर लिमिट सेट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक ये सुनिश्चित होता है किसान के मन में कि इतना प्राइस तो हमको मिलने वाला है। अब बात करें कि एमएसपी का सिस्टम क्या है। सबसे पहले समझिए कि सारे क्रॉप्स में एमएसपी नहीं लगता है, मात्र 23 चीजों में ही एमएसपी का प्रावधान है, 23 क्रॉप्स में ही, और उसमें से भी मात्र 6% के आसपास ही सरकार खरीदती है एमएसपी रेट पर। यानी कि बाकी अनाज क्या एमएसपी के बिना बिकता है? बिल्कुल बिकता है। और ये भी एक बात सच है कि बिहार में, यूपी में, अगर आपके कोई साथी या आप खुद किसान हो तो आप जानते होंगे बिहार यूपी में आज भी मार्केट के बाहर लोग बेच पाते हैं, बिल्कुल बेचते हैं सामान को। तो एमएसपी मात्र 6% चीजों पर ही मिलता है, और खासकर इसमें भी यानी कि 23 वस्तुओं में, 23 क्रॉप्स में मात्र वीट और राइस, ये 2 चीज का सबसे ज्यादा लेता है सरकार। सरकार सबसे ज्यादा यही 2 चीज खरीदती है, और ये 2 चीज भी सबसे ज्यादा अगर कहीं से खरीदा जाता है तो वो है पंजाब और हरियाणा। यही एक सबसे बड़ा कारण है पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध होने का। और बात करें आगे, तो एमएसपी तो मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि मैंने आपको ठीक तरीके से समझा पाया। ये तो एमएसपी की कहानी थी।
मैंने आपको ये भी बताया कि पंजाब और हरियाणा में इसका सबसे ज़्यादा विरोध क्यों है। इसका विरोध सबसे ज़्यादा होने का एक और ये है जो मुझे समझ में आया कि वहाँ पे यानी कि जो एमएसपी का जो सिस्टम है या मंडी सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा इंटैक्ट यानी कि सबसे ज़्यादा सही तरीके से चलने वाले राज्य भी हैं ये, जहाँ पे ये सिस्टम सबसे सही से अभी चल रहा है। बिहार यूपी की बात करें तो इस 2 राज्य का तो मैं जानता हूँ, और भी बाकी राज्य में ये सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से ऐसा नहीं है कि चलता है, कई जगह फ्लॉज हैं, लेकिन ये 2 राज्य में बहुत इंटैक्ट है ये जो मंडी सिस्टम है। और जिस राज्य में मंडी सिस्टम नहीं है यानी कि इंटैक्ट अभी तक नहीं रहा था, जहाँ पे ज़्यादा लोग बाहर को यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली बेच रहे थे, उस राज्य के किसानों की हालत इन राज्यों से अच्छी बिल्कुल नहीं है। और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय इस 2 राज्य के किसान के लिए है। और ये सिर्फ मेरा मानना है कि ये सिर्फ ये 2 राज्य के किसानों का चिंता का विषय नहीं है, ये पूरे देश में किसानों का चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। और मेरे ख्याल से आप लोगों का यानी कि मेरा और आप लोगों का भी चिंता का विषय होना चाहिए ये तो बात हो गई। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी देश में पहले से भी है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि ये 3 बिल एक तरीके से आप ये समझिए कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट का जो रोल है उसको साइड किया जा रहा है, और प्राइवेट और जो किसान है उसके बीच में जो गवर्नमेंट एक तरीके से बैरियर होती थी, इसको हटाया जा रहा है ताकि फार्मर और जो प्राइवेट इंडिविजुअल आमने सामने हो, वो डायरेक्ट डील कर पाए, ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। ये गवर्नमेंट का कहना है। और अपोजिशन का ये कहना है कि आप बैरियर हटा रहे हो ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं हटा लो ताकि वो आए और इनको एक्सप्लॉइट कर लें। कुछ मेजर्स होने चाहिए, जैसे कि एमएसपी जो है प्राइवेट इंडिविजुअल जब आए खरीदने तो वो फिक्स होने चाहिए, इनका कहना है। कोर्ट में जाने का प्रावधान होना चाहिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, इनका कहना है। तो ये तो बात है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो है मैं आपको वो बताऊं कि यूएस में यानी कि अमेरिका में 60 साल पहले ही ये सब स्टेप्स ले लिए गए थे, कानून बना दिया गया, हटा दिया गया था सरकार का इंटरफेरेंस। और उसका आज नतीजा ये है कि वहाँ पे किसान को बहुत ही परेशानी झेलना पड़ रहा है, उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो पा रहा है और काफ़ी नुकसान हो रहा है। यानी कि ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा है कि भारत में भी अगर ये कानून हटते हैं तो यहाँ पे भी वही हाल होगा, बिल्कुल नहीं, वहाँ का सिस्टम। लेकिन इतिहास में अगर हम देखें तो जिस देश ने ये सब लागू किया, बिल्कुल इंटरफेरेंस हटा, वहाँ पे तो नुकसान उनको किसान को झेलना पड़ा है, खासकर छोटे किसान को। और हमारे यहाँ 70-75% से अधिक किसान जो हैं टोटल छोटे किसान ही हैं। छोटे किसान क्या जब मैं कहता हूँ या कोई भी कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि जमीन के टर्म्स में बात करते हैं, कितनी जमीन उसके पास खेती के लिए है। अब बात करें राज्यसभा बिल का, तो मैंने आपको बताया तीनों बिल क्या है, दोनों का स्टैंड भी बताया। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में जो भी हुआ यानी कि एक तरीके से माइक तोड़ा गया, अभद्र व्यवहार किया गया कुछ सांसदों द्वारा, और उनका आरोप है कि बिल का जो पास हुआ उसमें बहुत सारे नियम का उल्लंघन हुआ। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि 2 चीज़ की बात आ रही है इसमें, पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि मैं बहुत आपको आसान भाषा में बताता हूँ। कमेटी बनी होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनी होती है जो कि 15 होती है, नंबर में 15 कमेटी है टोटल, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के सांसद ही मेंबर होते हैं और उसका टेन्योर 1 साल का होता है। अब बात करें अगर कि कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजा गया, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का इतना इंपॉर्टेंस क्या और ये है क्या? मैं इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया जाए कोई सरकार है केंद्र में जिसके पास 300 सांसद, 350 सांसद लोकसभा में है और 150 राज्यसभा, यानी कि दोनों जगह मेजोरिटी है। तो क्या पार्लियामेंट का सिस्टम का महत्व क्या है? मेजोरिटी होगा तो आप बिल तो पास कर सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट सिस्टम ये कहता है कि ठीक है भैया, आपके पास मेजोरिटी होगा, आप सरकार बनाए हो, आप बिल भी पास कर लेंगे, लेकिन उस पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान अगर विपक्षी ये कहते हैं, विपक्षी दलों के नेता ये कहते हैं सांसद कि आप इसे कमेटी पे भेजो, यानी कि कमेटी में जब ये जाएगा, कमेटी में तो हर पार्टी के मेंबर्स होते हैं, और कमेटी में जाने के बाद कमेटी इसको स्क्रूटनी करती है, यानी कि पढ़ती है और देखती है इसमें क्या कमियां हैं, और उसके कमियों को दूर करने के लिए सजेशन डालती है। वो सजेशन फिर से पार्लियामेंट में रखा जाता है और फिर उस पर चर्चा होती है। जरूरी नहीं है कि सरकार उस सजेशंस को मान ले, लेकिन ये सिस्टम है। ये इसलिए जरूरी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की यही तो महत्व है, यही तो खूबसूरती है।
नहीं तो क्या जरूरत था पार्लियामेंट में 5 घंटा 6 घंटा बहस करने का? अगर मुझे मालूम ही है कि मैं इन सबको पास ही कर दूंगा तो मुझे क्या जरूरत है? मैं लाऊंगा ही नहीं। मैं मिनिस्ट्री में बिल बना रहा हूं, वहीं पे सांसद से साइन करवा लूंगा, बस मेजोरिटी वहीं पे साइन पास कर दूंगा, तो जरूरत ही नहीं है पार्लियामेंट की। तो इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत जरूरी होती है। और जहां पे इस बिल को सांसद के डिमांड के द्वारा यानी कि विपक्षी के द्वारा जो डिमांड की गई उसके बावजूद भी इसको नहीं भेजा गया। अब बात करते हैं आगे। उस दिन जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन समय को बढ़ाने की बात हुई, यानी कि जो समय है, मान लिया जाए समय समाप्ति की 1 बजे घोषणा हो गई कि आज का समय समाप्त हुआ। अब समय को बढ़ाने का नियम ये होता है कि यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है कि हाउस का यानी कि सारे दलों का सहमति है या नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो गुलाम नबी आजाद जी बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि 12 विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते हैं आज का समय बढ़े, चाहते हैं कि कल इस पे और बहस हो, फिर इसको वोटिंग के लिए रखा जाए और फिर देखा जाए पास होता है या नहीं होता है। नहीं माना गया। इसको कहा गया कि नहीं, मेजोरिटी जो है वोटिंग के तहत कह रही है कि नहीं समय को बढ़ाया जाए, समय को बढ़ा दिया गया। ये मेरे नज़र में एक तरीके से रूल्स का उल्लंघन है। इसके बाद वेल में आ गए मेंबर्स विरोध करते हुए। विरोध करने के बाद क्या हुआ कि इसको वोटिंग के लिए डिप्टी चेयरमैन के द्वारा रखा गया। हरिवंश जी जो डिप्टी चेयरमैन, उनके द्वारा वोटिंग के लिए रखा गया। वोटिंग में वॉइस वोट होता है, यानी कि मान लिया जाए कि मैं सांसद हूं और जब कोई वोटिंग के लिए कोई बिल रखा जाता है और वो पूछते हैं, जो फेवर में वो यस बोले, जो नहीं है वो नो बोले, तो मैं बोलूंगा जो फेवर में वो बोले यस। अगर मैं मेंबर हूं मैं बोलता हूँ यस, अगर मैं नहीं हूं फेवर में तो मैं बोलता नो। और ये गूंजता है, एक तरीके से सब लोग बोलते हैं। और जो चेयर पे बैठा है वो अगर उनको लगता है अपने नजर में कि नहीं ये यस की मेजोरिटी है या नो की मेजोरिटी, तो वो बोलते हैं कि हाँ यस की मेजोरिटी है, इसको पास कर रहा हूं मैं। अगर कोई एक मेंबर पार्लियामेंट में अगर ये कहता है कि नहीं हमें डिवीजन ऑफ वोट चाहिए, अब डिवीजन ऑफ वोट यहां पे मतलब ये होता है कि मौखिक तौर पे नहीं भैया, बटन होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, उस पर वोटिंग कराओ। उसमें समय लगता है, उसमें वोटिंग कराया जाता है। फिर उसमें यह पता चलता है कितने एग्जैक्ट मेंबर ने किसको वोट दिया, हाँ पे वोट दिया, नहीं पे वोट दिया, पता नहीं पे वोट दिया या एब्सेंटी मार्क हुए, ये सारी बातें उस रिपोर्ट में आती है। उस दिन डिमांड यही कि अपोजिशन ने, डिप्टी चेयरमैन का कहना था कि हमने 13 बार, यानी कि चेयर का रिमार्क यही आया कि 13 बार हमने कहा, डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि आप अपने जगह पर जाओ, मैं वोटिंग कराता हूं। वो जगह पर नहीं गए और वो लोग माइक वाइक तोड़ने लगे, जो सारा वीडियो आपने देखा, माइक पे मारने लगे, टेबल पे चढ़ने लगे, मार्शल से बदतमीजी की, वो सब हमने देखा। अब इस पूरे एपिसोड में कौन सही है कौन गलत ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ये सोचना है। मैं नहीं चाहता कि मैं मीडिया की तरह काम करूं, जिसको मैं गोदी मीडिया खुद कह रहा हूं वो काम करूं। अब बात करें मीडिया और गोदी मीडिया में अंतर क्या है, क्यों कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं बताता हूं। मीडिया का काम होता है, अगर मैं पार्टी में हूं, मेरा भी पक्ष आपके पास रखे, जो अपोजिशन में है उसका भी पक्ष आपके पास रखे, डिबेट कराना है डिबेट करा दे, लेकिन डिसाइड आप करेंगे, जो जनता है, व्यूवर्स है, वो आप डिसाइड करेंगे कौन सही है। लेकिन मीडिया करती क्या है, मीडिया मात्र जो सरकार है उनका पक्ष को रखता है, जो अपोजिशन है उनके पक्ष को बिल्कुल नहीं रखता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मीडिया ने क्या कहा कि जितने भी जो बिल है ये खुद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था 2019 इलेक्शन में, और फिर वो विरोध क्यों कर रही है आपने भी देखा होगा। लेकिन मीडिया ये नहीं बताई कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 3 में से एक ही बिल था, और वो बिल भी बिल नहीं था, एक वादा था कि हम ये करेंगे, उसके अंदर क्या डालने वाले ये नहीं पता था किसी को। ये सारी बातें मीडिया को नहीं बताती है। मीडिया क्या करती है, सरकार का पक्ष रख रही है। मीडिया इस पूरे आंदोलन को, जो ये किसान आंदोलन है, इसको ये बताने का प्रयास कर रही है, जो बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी कहती है कि ये किसान को भटकाया जा रहा है, किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, किसान को तो पता भी नहीं है इस बिल के बारे में सही से, उनको अपोजिशन पार्टी भटका रही है। यही बात मीडिया भी बोलती है कि अपोजिशन पता नहीं क्यों भटका रही है, फार्मर्स को क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल गेन्स के लिए गलत काम कर रहे हैं, ये वो। तो यही अंतर होता है एक मीडिया और एक गोदी मीडिया में। गोदी मीडिया का जो भी एंकर होगा वो एंकर कम लगेगा आपको, और बीजेपी का प्रवक्ता ज्यादा लगेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी प्रवक्ते का काम होता है कि अपने पार्टी का वो स्टैंड रखें, चाहे पोजीशन हो या पार्टी जो गवर्नमेंट में हो।
वो अपना स्टैंड रखे, वो किसका काम होता है? प्रवक्ता का। अगर वो स्टैंड खुद मीडिया ही रखने लगे अपने चैनल्स पे, मीडिया ही बताने लगे कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा बीजेपी के प्रवक्ता में और कुछ मीडिया चैनल जो ऐसा कर रहे हैं उनमें। और ये सबसे बड़ा बात है कि इस पूरे मीडिया ने किया क्या है, आपको ये विश्वास दिलाया कि किसान के हित में तो बिल्कुल है ये बिल, ये अपोजिशन का साजिश है, ये कोई किसान उसान का आंदोलन नहीं है क्या, ताकि मीडिया का सोच ये है, मीडिया ये चाहती है कि जो आम जनता है, हम और आप हैं, हम लोग ये ना समझें कि किसान को एक्सप्लॉइट सच में किया जा रहा है या किसान के लिए गलत हो रहा है या फिर उनका साथ देने लगे, ऐसा ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये मीडिया काम कर रही है। यानी कि अगर किसी पार्टी के एजेंडे पर ये काम करने लगेगी, इनके प्रवक्ता की तरह बात करने लगेगी, तो हम इसे कहने लगते हैं गोदी मीडिया। यानी कि आपको गलत ये कुछ नहीं बताएंगे। जब राज्यसभा की बात हुई थी तो इन्होंने ये तो दिखाया कि किस तरीके से अपोजिशन वाले काम कर रहे थे, बिल्कुल सही दिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि अपोजिशन का क्या क्लेम था। डिप्टी चेयरमैन ने से क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों बिना डिवीजन ऑफ वोट के पास किया उन्होंने, ये कहीं नहीं, बल्कि उनका ही जो टोन है भाजपा का, जो सरकार का, कि वो जगह पर नहीं जा रहे थे, जगह पर नहीं जा रहे थे, वही चीज मीडिया भी दोहरा रही है। मतलब आपको यकीन दिलाना चाहती है मीडिया अपने माध्यम से भी कि देखो ऐसा है कि हमने तो सब दिखाया, लेकिन जो बीजेपी कह रही है ना वो ही सही है। ये कहती नहीं है मीडिया, लेकिन दिखाती इस वे में ही आपको न्यूज है, और इसी को हम गोदी मीडिया कहते हैं। अब बात करें तो मैंने आपको सारे पक्ष को रख दिया आपके सामने, क्या विरोधी कह रहे हैं, क्या रूल है, क्या राज्यसभा में कमेटी हुआ, क्या मीडिया का रोल रहा इस पूरे एपिसोड में, सारा चीज़ मैंने आपके सामने रख दिया। जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट अंतिम 3 सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, आप बताइए, अगर ये सारे राजनीति को एक बार के लिए साइड रख दें, थोड़े समय के लिए, जो भी मीडिया था, राज्यसभा था, बिल था, विरोधी सरकार, सबको साइड रख दें, और मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर किसान ये डिमांड कर रहा है कि एमएसपी को अगर वो प्राइवेट प्लेयर को भी बेचता है तो उसको इंश्योर किया जाए, उससे कम में वो कोई हमसे ना खरीदे, ताकि मेरा जो खर्च हो रहा है, जो लागत है खेती में, मैं एक्सप्लॉइट ना हो पाऊं, तो क्या इसमें क्या गलत है? 2000 रुपया क्विंटल एमएसपी नहीं रहता है। अगर इतना डिमांड है किसान का, एमएसपी गवर्नमेंट ही सेट करेगी आगे भी जाके कि ये हो, तो इसमें क्या गलत है? अगर किसान ये डिमांड कर रही है, मुझे नहीं पता किसान का और भी डिमांड होगा या हो सकता है अपोजिशन पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस डिमांड्स की बात कर रहा हूं कि इसमें क्या गलत है। अगर किसान ये कह रहा है कि मेरे कोर्ट जाने के प्रावधान को, जो भारत का है, सरकार का ही कोर्ट है, सरकार ही कोर्ट चलाती है, वही कोर्ट जाने में हमको रोका ना जाए मुझे, तो क्या गलत है? अगर किसान कोर्ट जाने के लिए मांग कर रहा है, किसान एमएसपी के लिए डिमांड कर रहा है, इसमें गलत क्या है? उल्टा मीडिया वाले पूछते हैं कि अरे कांग्रेस ने नहीं दिया, तो किसान यूनियन ने स्पष्ट कहा अगर कांग्रेस ने नहीं दिया तो उसकी सरकार तो हट गई ना, अगर देते तो क्यों हटता? अगर सब कुछ कांग्रेस सही कर रही होती तो आप इलेक्ट होकर क्यों आते उनके जगह? जरूरत ही क्या पड़ती है आपकी फिर? तो आपकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कांग्रेस ने सारे काम सही नहीं किए। तो आप तुलना बार बार करना छोड़ो, आप डिमांड को सुनो फार्मर्स के। और मेरा आपसे बस इतना सा सवाल था कि इसमें गलत क्या था, ये आपको सोचना चाहिए। मेरा मानना है साथी, हम लोग कभी भी खुले तरीके से बहुत ज़्यादा साथ हमने कभी नहीं दिया है किसान का। ये समय है जब हम इस डिमांड को एक्चुअली कम से कम एटलीस्ट इतने डिमांड को कि एमएसपी को इंक्लूड किया जाए, इसके लिए किसान के साथ खड़े रहें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरी बात कि सरकार कहती है कि आप भरोसा कीजिए हम पे कि सारा जो एमएसपी है उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कल दिन एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा, कोई भी कंपनी, तो क्या किसान कोर्ट में जाके ये ट्वीट दिखाएगा नरेंद्र मोदी जी का कि देखिए ये तो ट्वीट है, इन्होंने किया था प्रधानमंत्री ने उस समय में कि नहीं खरीदा जाएगा? क्या ये मान्य होगा कोर्ट में? या कोर्ट में यह मान्य होगा कि अगर आप कानून लेके जाएं तो कानून दिखाना जरूरी है। तीसरी बात मैं बात करूं कि क्या जो डिप्टी चेयरमैन का जो डिसीजन था
और ऑरली वोट को पास करने का, क्या इसमें आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ भी गलत नहीं हुआ, ऐसा आपको लगता है? मेरा आपसे बस इतना सवाल है कि क्या ओरली पास कर सकते हैं? मानता हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो कुछ सांसदों का जो रवैया था, ना ही सिर्फ लोकतंत्र को शमशार करने वाला था, बल्कि इस देश का जो विश्व हमें देखता है, ये हमारा शर्म से सर झुकने वाला काम था। जब जो इन लोग का आचरण था, मार्शल से मारपीट करना, किताबें फेंकना चेयरमैन पर, एक तरीके से असॉल्ट का सिचुएशन लाना, ये बिल्कुल शर्मनाक था। लेकिन क्या ये अधिकार दे देता है डिप्टी चेयरमैन को कि आप पनिशमेंट दीजिए और पनिशमेंट के तौर पे आप ओरली पास कर दीजिए लॉ को? क्या ये अधिकार है भी कोई बिल में, कोई भी रूल्स में? अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब कि आप हल्ला करोगे तो मैं पनिशमेंट दूंगा, आपको बिल ओरली पास कर दूंगा। अगर 100 लोग थे अपोजिशन में, 100 लोग मांग कर रहे थे डिवीजन ऑफ वोट की, तो आप उस 10 लोग के कारण क्या 90 का भी राइट वायलेट करोगे? ऐसा आपके पास अधिकार है? नहीं, मेरा मानना है कि नहीं। और अंतिम बात मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारा विश्वास कीजिए, कैसे विश्वास करें? इन्होंने कहा था 2022 तक हम आय को दोगुना कर देंगे, किसान की नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था कि हम काले धन को वापस लाएंगे, यही मेन चुनाव मुद्दा था। आपने उनको 60 साल दिया, हमें 60 महीना दो 2014 में। क्या वो लाए काला धन? नहीं लाए, नहीं लाए, बिल्कुल नहीं लाए। और आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अभी लेबर एक्ट आया, लेबर बिल आया था। लेबर जो एक्ट है उसमें संशोधन किया गया। संशोधन में क्या किया गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे हायर एंड फायर सिस्टम ला दिया गया। मतलब कि कंपनी के लिए अब आसान होगी किसी भी कर्मचारी को कभी भी हायर करना और जब मन करे उसको फायर कर, मतलब हटा देना। कोई नोटिस, कुछ नहीं, जो भी कानून था सबको हटा दिया गया। क्यों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल, कंपनी को तो, अगर मैं कंपनी हूं, मुझे तो अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छी बात है ये कि मुझे जब जरूरत पड़ेगा मैं हायर करूंगा, जब नहीं जरूरत निकाल दूंगा मैं। लेकिन ये लेबर के लिए तो अच्छी बात नहीं है। ये लेबर के लिए अच्छा कैसे हुआ? लेबर के लिए तो जॉब और इनसिक्योर हो गया। तो क्या भरोसा है कि यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कल दिन आप मंडी को बंद नहीं करोगे, कल दिन आप किसान के जो एमएसपी को है उसके सिस्टम को हटाने का प्रयास करोगे? क्या भरोसा है इसका? और कैसे करें भरोसा? धन्यवाद। जय हिंद।